बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास कोई चादर है अनंत विस्तार की। इसके एक तल पर धनावेश दिया गया है जो एक समान रूप से फैला हुआ है। इसका जो पृष्ठीय घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। इस चादर के निकट यहाँ से इसके पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बिंदु P से होकर जो है जाने वाले बिंदु P से होकर के जाने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर रहे हैं जो चादर के आर पार होगी। यह गॉसियन बेलन हमारा चादर के आर पार होगा। इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि किस प्रकार के पृष्ठ के लिए कैसा गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, यहाँ का जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ठीक, अब हमको वो सारे स्टेप फॉलो करने होंगे जो हमने बताए थे, 4 स्टेप। तो हमने क्या किया, मान लिया कि अनंत विस्तार की एक समतल एक समान धन आवेशित अचालक चादर के एक तल पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब चादर के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर जाने वाला, ठीक है, r बिंदु P से होकर जाने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जो चादर के आर पार है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इतना और लिख लेते हैं। चादर के निकट r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए बिंदु P से होकर जाने वाला चादर के बिंदु P से होकर जाने वाला चादर के आर पार, मतलब दोनों तरफ ये रहेगा, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है, आपको बताया गया। ठीक है, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि ये जो हमारे समतल सिरे हैं, बेलन के समतल जो सिरे हैं वो चादर के कैसे हैं, चादर भी हमारा ऐसा है और इसका समतल सिरा भी ऐसा है। तो बेलन के जो समतल सिरे हैं वो चादर के क्या है, समांतर हैं। अभी क्या करना है हमको, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं के लिए वेक्टर ई और डी ए के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमें डिफाइन करना है। अब तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमारा क्या है, इसके समतल सिरे का क्षेत्रफल क्या है, ए हमने लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर कोई अवयव क्षेत्रफल लेते हैं, यहाँ पर कोई अवयव क्षेत्रफल लेते हैं, सपोज इस तरह का एक अवयव क्षेत्रफल हमने लिया, तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक है, ये कौन होगा, वेक्टर डी ए होगा। और वैद्युत बल रेखाएं आपको पता है चादर से कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी कैसी होगी, इधर ही होगी। तो यहाँ पर हर एक बिंदुओं के लिए, हर एक अवयव के लिए क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। उधर भी अगर बात करें तो बल रेखा ऐसे इस पार भी आएंगी। तो यहाँ पर अगर कोई अवयव लेंगे, ठीक है, कोई अवयव ले रहे हैं वेक्टर डी ए और वेक्टर ई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। अगर हम वक्र पृष्ठ ले रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर हमने
वक्र पृष्ठ का एक क्षेत्रफल ले लिया इस तरह से, एक DA क्षेत्रफल लिया, तो इस वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, अब लंबवत बाहर की तरफ होगी वैद्युत बल रेखा, अवयव क्षेत्रफल की दिशा, और बल रेखाएं कैसे जा रही है, ऐसे जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यानी कि बेलन के जो वक्र पृष्ठ हैं, इन वक्र पृष्ठ के लिए प्रत्येक अवयव क्षेत्रफल और वेक्टर ई और अवयव क्षेत्रफल तथा वैद्युत वेक्टर के लिए इन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जो इनके समतल सिरे हैं उसके हर एक अवयव के लिए वेक्टर ई और DA के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारे पास दो समतल सिरे हो गए, एक सिरा समतल और ये दूसरा सिरा समतल, और तीसरा सिरा हमने क्या ले लिया, वक्र ले लिया। तो देखिए हमारे पास 3 पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ कैसे हैं, समतल, नंबर 1 और नंबर 2। आप इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये दूसरा पृष्ठ है, ये वाला हमारा कौन सा था, पहला, और वक्र वाले पृष्ठ को हमने क्या मान लिया, तीसरा पृष्ठ मान लिया, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं बेलन के समतल, बेलन के समतल सिरों पर वेक्टर DA व वेक्टर E के बीच कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तथा इसके वक्र पृष्ठ के सभी अवयव के लिए वेक्टर DA व वेक्टर E के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया, इतनी चीज़ हमें डिफाइन करनी थी पहले स्टेप में। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं। एंगल आपने बता दिया। अब जब हम एंगल को डिफाइन कर ले गए हैं, ठीक है, बेलन की कल्पना कर ली और एंगल बता दिया हमने, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इस पृष्ठ से, इस बेलन से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना करेंगे, और 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। पहले पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए और तीसरे पृष्ठ के लिए करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA। अब ये 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पहला समतल पृष्ठ, दूसरा समतल पृष्ठ, तो पहले समतल पृष्ठ के लिए वेक्टर E डॉट DA, इसी तरह से करेंगे, ठीक। दूसरे समतल पृष्ठ के लिए वेक्टर E डॉट DA, इसी तरह से तीसरे समतल पृष्ठ के लिए वेक्टर E डॉट DA। अब इसका हम परिमाण लिख लेते हैं, क्या होगा, E DA कॉस, पहले पृष्ठ के लिए कॉस 0 डिग्री, फिर इसी तरह से दूसरे पृष्ठ के लिए E DA कॉस 0 डिग्री, इसी तरह से तीसरे पृष्ठ के लिए E DA कॉस 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर ये EDA हो जाएगा, ये भी EDA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस पृष्ठ पर भी और इस पृष्ठ पर भी दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है, सममिति है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी है, समान है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो इसको बाहर कर लेते हैं, EDA पहला पृष्ठ के लिए, और यहाँ भी बाहर कर लिया EDA दूसरे पृष्ठ के लिए, और तीसरे के लिए कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए ये पूरे समतल पृष्ठ का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है।
जो इंटीग्रल dA लिखा हुआ है, तो ये क्या है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है हमारा, a है। देखिए ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इस नाते पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना लिया हुआ है, a लिया हुआ, तो a इंटू ए हो जाएगा प्लस a इंटू ए हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, a है, इसकी वैल्यू क्या है, वो a है। इस तरह से जो हमारा टोटल फ्लक्स आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, e इंटू ए प्लस e इंटू ए, अर्थात कितना आ गया है, 2e इंटू ए आ गया। ठीक है, अब हमने गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना कर ली। अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अंदर जो हमारा क्लोज सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसकी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो अब इसकी गणना कर लेते हैं। चार्ज इसके अंदर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो लिखेंगे गॉसियन बेलन के अंदर कुल आवेश Q बराबर कितना होगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो हमको पता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। तो अगर आपको ये घनत्व पता है और जितने क्षेत्रफल के लिए आप निकाल रहे हैं अगर उससे गुणा कर दें तो आपको कुल आवेश की मात्रा पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारा ए क्षेत्रफल में हम लोग आवेश की मात्रा निकालना चाह रहे हैं, तो ए क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये आवेश की मात्रा हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसकी गणना कर ली। अब हम क्या लगाते हैं, गॉस की प्रमेय। चौथे स्टेप में हम लोग लगा देंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA बराबर होता है Q/ε0। अब आपने टोटल फ्लक्स तो निकाल ही लिया है, 2EA है, और Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू ए है, तो अब उसका मान उसके नीचे हम लोग रख देते हैं। तो हमारा आ गया ये टोटल फ्लक्स हो गया 2E इंटू ए, और ये हो गया सिग्मा इंटू A/ε0, और ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा जो टोटल फ्लक्स आया हुआ है वो है सिग्मा/2ε0, सिग्मा/2ε0। अब इस वाले समीकरण में हमको दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती, इस पृष्ठ पर आवेश है। अब क्या होगा, अगर हम इससे यहाँ पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो उससे दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि दूरी के बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कि कोई अगर चादर इस तरह से है, हमने उसको दिखा दिया कि इस तरह से दिखा रहे हैं चादर को, इसका ये वाला सिरा आपको दिखा रहे हैं सामने वाला, और इस पर आवेश ऐसे फैला हुआ है एक समान रूप से। ठीक है, तो इस चादर से बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, इसके पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी ऐसे बल रेखाएं। ठीक है, ये अनंत विस्तार की है ये चादर आपकी, तो इससे बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप मान लीजिए चादर से यहाँ पर अगर आप रख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई रख रहे हैं सिरी, ठीक है, तो इसमें से तीन, इस स्थान पर आपने देखा तो तीन बल रेखा इसमें से निकल रही हैं, उसको आप यहाँ पर रखें तभी कितनी निकल रही हैं, तीन निकल रही हैं, यहाँ रखें तभी तीन निकल रही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको यहाँ से दूर रखें तो इसकी जो बल रेखाएँ हैं तीन गुजर रही हैं, तो बल रेखाएँ कितनी गुजरेंगी, तीन ही गुजर रही हैं हर जगहों पर। ठीक है, अब इसके कारण से बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं, अगर वो अनंत विस्तार की है, मतलब समतल आवेशित चादर है, तो चादर के निकट किन्हीं बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब अगर ये चादर इस तरह से ना हो, ठीक है, चादर हमारी ऐसी हो, यानी कि हमारा जो सरफेस है इस तरह का हो, छोटा सरफेस हमने लिया। ठीक है, तो छोटे सरफेस का मतलब क्या है, इस पर आपने आवेश दिया इस तरह से। ठीक,
अब क्या होगी, जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी धनावेश से तो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। अगर बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तो ये वाला इधर का जो सिरा का बल रेखा ऐसे जा रहा है, इसकी बल रेखा फिर ऐसे जाएगी, इस तरह से दिखाएंगे। अब इसमें अगर देखें तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई रिंग यहाँ लिया तो यहाँ पर 3 बल रेखाएं जा रही हैं, उसी रिंग को हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो बल रेखाओं की संख्या घट गई, क्योंकि जो है अब ये चादर छोटा है तो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं और फैल जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हर जगहों पर समान नहीं रह गया। ठीक है, अब अगर ये बड़ी चादर है तो बड़ी चादर के लिए क्या होगा, यानी कि बड़ा पृष्ठ हमारा है, बहुत बड़ा पृष्ठ हो, तो क्या होगा, इसके लिए भी मान लीजिए कि ये इसका अंतिम सिरा है। अब हर बल रेखा क्या करती है, एक दूसरे को ढकेलती है, हर एक दूसरे को ढकेलती है। तो ये वाली जो अंतिम बल रेखा यहाँ वहाँ से जब निकलेंगी बल रेखाएं तो इसके जो नीचे वाले आवेश हैं उसकी बल रेखा उसको ढकेलेगी तो ऐसे भाग जाएगा, ऐसे यहाँ वाला भी क्या होगा, ऐसे भाग जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस जब दूसरी बल रेखा निकलेगी उसके नीचे वाली भी उसको ढकेलेगी और ऊपर वाली बल रेखा भी इसको ऐसे ढकेलेगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी जो है बल रेखाएं बनेगी। तो देखिए चादर के बड़ी होने से क्या होता है, अगर चादर बड़ी होती है तो ये जो बल रेखाएं ऐसे किनारों की तरफ मुड़ जाती है, तो ये कर्लिंग सब में होगा, चाहे चादर बड़ी हो चाहे चादर छोटी हो। लेकिन क्या होगा कि अगर हम देखें यहाँ तक कर्लिंग है, यहाँ तक कर्लिंग का प्रभाव है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि कर्लिंग का प्रभाव नहीं है, मतलब ये बल रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन इन किनारों पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है। अब अगर ये चादर छोटा है, मान लीजिए पृष्ठ हमारा छोटा है, तो बल रेखा इस तरह से फैल जाएगी। ठीक है, और सब जगहों पर वैद्युत क्षेत्र कैसा रह जाएगा, एक समान नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पृष्ठ बड़ा होगा, ठीक है, तो किनारों को छोड़ करके इन सब स्थानों पर क्या होगा, इन सब स्थानों पर यहाँ 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 कहीं आप देखें, इन सब जगहों पर यहाँ 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 सब जगहों पर क्या होगी, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर होने के नाते वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, और पृष्ठ छोटा हो गया तो बल रेखाएं फैल जाएंगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से अगर दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी तब, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या कम होगी। ठीक है, तो अनंत विस्तार की चादर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, अब इस पूरे बोर्ड पर अगर आवेश फैला हुआ है, अगर इस पूरे बोर्ड पर आवेश फैला हुआ है तो बोर्ड से हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो इस आवेशों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जितनी दूरी में ये आवेश फैले हुए हैं, इसके कारण से अगर हम इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये जो विस्तार है, ठीक है, ये जो विस्तार है आवेश का, इस दूरी की तुलना में अनंत माना जाए, काफ़ी दूरी पर फैला हुआ आवेश है। तो इस बोर्ड पर फैला हुआ आवेश एक समतल आवेशित चादर की तरह व्यवहार करेगा अगर हम इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो अनंत विस्तार की चादर का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, चादर के निकट जो रेफरेंस पॉइंट होगा उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से कोई अनंत विस्तार की चादर नहीं होती है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उसके नज़दीक है तो उसके लिए वो क्या करे, कैसा व्यवहार करेगा, और उसी को हम कहेंगे कि वो अनंत विस्तार की आवेशित चादर है। ठीक है, जैसे ये हमने दिखाया, अभी अगर ये छोटा है तो बल रेखाएं एक समान नहीं हो पा रही हैं, अगर ये बड़ा है तो किनारों पर तो ऐसा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बल रेखाएं कैसी हैं, एक समान है। तो इस कंडीशन में इससे दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर इस तरह का कोई चादर है तो इससे दूरी पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।